नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक। तो देखिए, इससे पहले भी हमने यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था सामान्य अशुद्धियां, और उससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था विराम चिन्ह। तो आपने देखा कि इन दोनों में ही हमने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ समझा, यानी कि हिंदी को पढ़ने और समझने और लिखने के तरीकों को हमने जाना। अब हम यहाँ पर आज अपने हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है संधि। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है और बहुत ही मजेदार है और आपको बहुत ही ज्यादा समझने योग्य है, यानी कि आगे आप चीजें क्योंकि क्लास 6 में है, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, आपने इन सभी क्लासों में हिंदी में संधि से रिलेटेड जो है आपको प्रश्न आएंगे। तो अभी आप क्लास 6 में हैं, अगर आप अभी से ये सारी चीजें अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको आगे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। मैंने आपको बताया हमारा जो आज टॉपिक है वो है संधि। संधि यानी कि ज्वाइनिंग, जोड़ना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज संधि करना। आपने संधि शब्द जो है पहले भी सुना होगा और शायद तो यहाँ पर इसको पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने क्या बताया, संधि यानी कि ज्वाइनिंग, ठीक है। ज्वाइनिंग यानी कि जोड़ना आपस में, ठीक है। तो ये है हमारा संधि। अब देखिए, यहाँ पर मैं शब्द देती हूँ और वो शब्द आप, देखिए, यहाँ पर शब्द है आपका विद्यार्थी। शब्द है आपका विद्यार्थी के बाद आपका एक और शब्द है यहाँ पर हिमालय। ठीक है। तो देखिए, हमने कहा कि तो हमारा शब्द है विद्यार्थी या हिमालय या देवालय, ये किस तरह से बने हैं? ये बने हैं प्रकार के वर्णों से। अब आप सभी को पता है, हम शुरुआत से आपने हिंदी व्याकरण के सेशन की शुरुआत की थी। जब हमने अपने हिंदी व्याकरण को पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक सीखा था वो था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण सीखा था ना। सबसे पहले हमने क्या सीखा था यहाँ पर? तो भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण हमने पढ़ा था। तो देखिए, जो ये हमने तीनों चीजें पढ़ी थी, इसमें हमने भाषा के बारे में जाना था, इसमें हमने लिपि के बारे में जाना था, कि हमने व्याकरण के विषय में। तो व्याकरण के विषय में मैंने कहा आप लोगों को कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम क्या करते हैं, भाषा को एक तरह से भाषा के शुद्ध रूप को लिखने का, पढ़ने का हम ज्ञान करते हैं, यानी कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं व्याकरण में। ठीक है। अब व्याकरण है तो इसमें मैंने यहाँ पर आपको बता तो दिया कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, लेकिन उसको समझने के लिए मैंने आपको बताया हमने व्याकरण को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में सबसे पहले हमने बांटा वर्ण विचार, के बाद हमने बांटा शब्द विचार, और उसके बाद हमने यहाँ पर बांटा वाक्य विचार। तो क्योंकि सबसे पहले जब हमने इसमें वर्ण विचार पढ़ा तो वर्ण विचार में सबसे पहले हमने जाना कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? तो पता है वर्ण किसे कहते हैं? कोई बताएगा मुझे कि वर्ण किसे कहते हैं? जीआईसी गौचर से कोई भी एक बच्चा माइक लेगा फटाफट।
देखिए, क्योंकि हम अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, अगर आपको उससे रिलेटेड पहले का टॉपिक पता नहीं है या आप जानते नहीं हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा अभी जो हम पढ़ रहे हैं। जीएचएस कैरी गुड कला। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आप क्लास 6 के बच्चे हैं? नो मैम। कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? मैम 7th। 7th क्लास के, तब तो और भी अच्छी बात है। 7th क्लास के बच्चों को तो ये पता होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। यस मैम। क्योंकि देखिए, आपने अगर माइक उठाया है, आपने कॉन्फिडेंस अगर दिखाया है, तो इससे क्या होता है कि बाकी बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं भी बात कर सकता हूँ, मैं भी आंसर दे सकता हूँ। तो भले ही आप क्लास 7th के हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण जो होती है वो लगभग सेम होती है। तो इससे जो बाकी बच्चे आपको देख रहे हैं, भले ही वो 6 क्लास के हों या 7th अरे क्लास यार के, ये उनके तो अंदर भी यस। तो बच्चे, आपको पता है वर्ण किसे कहते हैं? वे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक चीज पूछी, वर्ण किसे कहते हैं। पढ़ा है आपने वर्णों के बारे में? वर्ण किसे, अच्छा, वर्णमाला किसे कहते हैं पता है? वर्णमाला यस मैम। क्या होती है वर्णमाला? मैम मैम अ। हाँ, और क से ज्ञ तक। ठीक है, जो हमारी ये हिंदी वर्णमाला है, देखिए इसे ही तो वर्ण कहते हैं। आप देखिए, अगर मैं सिंगल यहाँ पर अ लिख दूं तो ये वर्ण है, अगर मैं क लिख दूं तो ये वर्ण है, अगर मैं ग लिख दूं तो ये वर्ण है। लेकिन अगर मैं अ से अह तक लिखूं और मैं क से ज्ञ तक लिखूं तो ये क्या है? वर्णमाला है। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं? अब देखिए, अभी यहाँ पर आप संधि पढ़ रहे हैं, तो सबसे मेन चीज जो है यहाँ पर वर्णों का ही सारा खेल है। आपको सबसे पहले वर्ण ही समझने हैं, उसके बाद आपने बाकी चीजें समझनी है। ठीक है, तो हमने कहा वर्ण किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये भाषा लिपि में हमने पहला जो यहाँ पढ़ा व्याकरण था, वर्ण विचार, हमने पढ़ा वर्ण क्या होता है। हिंदी को, क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप को का ज्ञान करते हैं, भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने और बोलने का ज्ञान हम करते हैं, उसी में हम सीखते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी होती है तो आपको क्या करना होता है? अंग्रेजी ग्रामर पर आपको ध्यान देना होता है कि प्रेजेंट टेंस को कैसे लिखेंगे, आपका पास्ट टेंस को कैसे बोलेंगे, आपका फ्यूचर टेंस को कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कैसे बोलेंगे, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे बोलेंगे। इस तरह से आपको ये सारी चीजें आपको समझनी होती है, तब जाकर आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाते हैं और प्रॉपरली लिख पाते हैं। तो सेम चीजें आपकी हिंदी में भी है। और हिंदी में तो क्या है कि हिंदी में ज्यादा मिस्टेक्स होती है, मुझे लगता है इंग्लिश से ज्यादा मिस्टेक्स हिंदी में होती है। क्यों होती है? क्योंकि हिंदी तो हम केवल बोलना जो है वो हम बचपन से ही सीख लेते हैं, शुरुआत से ही हमारी हिंदी भाषा होती है, तो हम उसको एक तरह से सुनते 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 बोल लेते हैं और लिख भी लेते हैं। लेकिन क्योंकि कई बार जो है उच्चारण गलत होता है, कोई उच्चारण गलत कर रहा होता है, ठीक है, कई बार वो लिखने में गलत चल रहा होता है, तो वो सब चीजें गलत ही होती जाती हैं। तो इसीलिए इन सभी चीजों का ज्ञान कराने के लिए हमारे पास होता है व्याकरण। व्याकरण में हम 3 अंगों को पढ़ते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्ण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वर्ण, लास्ट सेशन में भी यहाँ पर बताया था कि जब भी कोई बच्चा बोलना सीखता है, देखिए शुरुआत में यहाँ से करती हूँ, मैं किसी भी बड़े के बारे में बात नहीं करूंगी, जो जिसको बोलना आता है, जिसको लिखना आता है, जिसको पढ़ना आता है, मैं वहां से शुरू करूंगी जहां पर आप भाषा को जानते तक नहीं है। ठीक है, तो जब एक बच्चा जो है बोलना सीखता है, जब एक बच्चा जो है कोशिश करता है बोलने की, तो वो क्या करता है? अपने मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालता है। ठीक है ना, वो तुरंत तो आपको भैया नहीं बोलता, या तुरंत आपको दीदी नहीं बोलता, तुरंत मम्मा नहीं बोलता, तुरंत पापा नहीं बोलता। वो क्या करता है? विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालता है। ठीक है, तो ये जो ध्वनियां होती है एक तरह से उच्चारित जो होती है
है, इन्हीं का जो लिखित रूप होता है, यानी कि अगर वो माँ की ध्वनि निकाल रहा है, मम 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 कहते हैं ना बच्चे, मम्मा, ठीक है। तो इसी तरह से दा दा दा, शुरू में कुछ भी जो भी वो अपने मुख से ध्वनियां निकालते हैं, दादी या दादा, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कई बच्चे ता 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 कर की ध्वनि, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां जो ये उच्चारित होती हैं, इन्हीं का लिखित रूप है वर्ण कहलाता है, ठीक है। अब इन वर्णों के लिए बहुत अलग अलग तरह की ध्वनियां होती हैं, तो अलग अलग तरह की ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह निहित हैं। अगर आ की ध्वनि निकाल किस तरह से, अगर की ध्वनि निकाल रहा है तो इस तरह से बनेगा। तो देखिए ये सारी चीजें, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या परिभाषा बनती है वर्ण की, अब बताएगा कोई, वर्ण की क्या परिभाषा बनेगी? देखिए अभी मैंने काफी सारी चीजें बता दी है, हिंट दे दी है काफी अच्छे से। तो वर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना वर्ण किसे, आप संधि नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिए साइड में, और इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए, और उसके बाद उसको आगे टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब देखिए अगर इसी तरह से हर टॉपिक में हम पीछे की चीजें पढ़ते रहे तो हमारा टॉपिक तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आप लोग ना तो नोट करते हैं ना ही ध्यान देते हैं, और इसीलिए आपको याद भी नहीं रहता, आप पढ़ते नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं या वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण कहते हैं। अब समझ आया सभी को वर्ण किसे कहते हैं? हैंड रेज करेंगे, समझ आया सभी को वर्ण किसे कहते हैं? जीआईसी गौचर बच्चे, यदि आप क्लास 7 के बच्चे भी हैं तो, क्योंकि ये टॉपिक जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये हर क्लास में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बिल्कुल इस तरह से घूम रहे हैं जैसे आपको सब आता है, ठीक है। क्लास में प्रॉपर तरीके से बैठिए, अच्छे से बैठिए क्लास में, और आप चाहे तो ये क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक आप नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 6 के लिए पढ़ाया जा रहा है और आप लोगों को सब आता है, आप नहीं पढ़ेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जीआईसी खलियों के बच्चे, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड। तो नोट भी करते रहेंगे बच्चा। हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं संधि, और संधि को हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। क्यों नहीं स्टार्ट किया है? क्योंकि देखिए जब आप संधि को पढ़ेंगे ना, तो संधि की जो परिभाषा है वो ये है कि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वर्ण तो पता होने चाहिए कि वर्ण होते क्या है और किस तरह से ये विकार उत्पन्न होगा, ठीक है। तो वर्ण की परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। नोट करेंगे इसे। तो देखिए हमने यहाँ पर कहा कि कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, और देखिए आपको पता है कि शब्द जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। अब देखिए वर्ण की परिभाषा हमें पता चल गई, ठीक है। वर्णों का आपस में जो सार्थक मेल होता है, यानी कि वर्णों का जब हम आपस में सार्थक मेल करते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो हिमालय में हम वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखा है, व्यवस्थित किया है अच्छे से, तो इसीलिए ये क्या शब्द बना? हिमालय। कैसे किया हमने? देखिए
कैसे किया ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपका शब्द है हिमालय, ठीक है, शब्द है आपका हिमालय। देखिए ह धन ही, धन ह धन आ धन ल धन य, ठीक है। तो ये शब्द हमने लिखा है हिमालय, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, हिमालय। तो इस तरह से वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो कैसे लिखा देखिए, ह से इ की मात्रा म में, आ की मात्रा ल में, अ और य, ल का उच्चारण करेंगे, आ का स्वर आएगा। तो देखिए हमने वर्ण में ये भी पढ़ा था कि जो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में किसी भी प्रकार के स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती या स्वयं किसी भी चीज की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जैसे ह, म, ल, य, ठीक है, इनका उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में आधे होते हैं और इनका उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा आपका हिमालय शब्द है, तो हिमालय में हमने ह से ई की मात्रा म, उसके बाद आ, ल में अ का स्वर आ रहा है, य में भी अ का स्वर आ रहा है, आ ल य, हिमालय, ठीक है। ये हमने कहा किस प्रकार से क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। अब ये जो शब्द दिए हैं, जब इसमें क्या होता है, हम इनकी संधि करते हैं। कैसे हम इनको जोड़ते हैं, कैसे इसको जोड़ा जाता है, तो संधि के लिए जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो संधि हम कैसे करते हैं, जैसे देवालय लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे देव धन आलय, देव धन आलय, देवालय। यानी कि जब आप देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, जैसे हिम धन आलय, विद्यार्थी विद्याधन, छात्रावास छात्रा छात्र धन आवास, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ विद्यार्थी, तो हम क्या करेंगे, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से जैसे मैंने कहा छात्रावास, तो छात्र धन आवास, छात्रावास, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है संधि होती है, इस तरह से हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा जब ध्वनियों या वर्णों के मेल से, ठीक है, जब दो ध्वनियों या वर्णों के विकार है तो उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। अब देखिए का मेल यहाँ पर कैसे हो रहा है, कैसे ध्वनियां यहाँ पर मिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इतना अगर आपने थोड़ा बहुत किया होगा तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे संधि, ठीक है। देखिए संधि परिभाषा, परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे संधि की, क्या लिखेंगे, तो वर्णों के मेल से, अब देखिए कैसे होगा वो भी मैं, उत्पन्न विकार, विकार यानी कि परिवर्तन या चेंज है, ठीक है। उत्पन्न विकार, और विकार को आप परिवर्तन भी कह सकते हैं, ठीक है। जब दो ध्वनियों का मेल होता है तो वो शब्द पूरी तरह से बदल जाते हैं और उसी परिवर्तन को, उसी विकार को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो देखिए वर्ण क्या होते हैं ये पता चल गया,
ठीक है, अब देखिए उदाहरण, देखिए एग्जाम्पल के लिए, देखिए कैसे, ठीक है, कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि छात्र, छात्र धन आवास, मैंने क्या बताया था आपको कि वर्णों का मेल होगा और जो ध्वनियां हैं उसका मेल होगा। छात्र धन आवास। अब देखिए छात्र, त्र क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, कौन बताएगा? त्र स्वर है कि व्यंजन है? जाहिर सी बात है त्र जो है आपका व्यंजन है, ठीक है, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, 33 होते हैं। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हम स्वरों की सहायता लेते हैं, ठीक है। तो छात्र, त्र में कौन सा स्वर आ रहा है? अ का स्वर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद धन आवाज, पहला शब्द आवाज, ठीक है, यानी कि जो दो शब्दों से मिलकर बनता है और पूर्व पहले शब्द का अंतिम पद और दूसरे शब्द का प्रथम पद मिलकर क्या करते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, जो पूर्व पद होता है, ठीक है, इसका पूर्व पद जो होता है शब्द का दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो पद जो का अंत पर, और जो द्वितीय पद होता है उसका एक नया स्वर बनाते हैं। जैसे अ लिखा तो दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम आ, यहाँ पर क्या हो गया, अ और आ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, हा रा, ठीक है, हा रा, ये दोनों यहाँ पर इस तरह से मिल गए और ये क्या बन गया? छात्रावास। समझ आया? ये दोनों यहाँ पर आपस में मिल गए हैं। इसके अंतिम पद का अंतिम स्वर जो है प्रथम पद का और द्वितीय पद का प्रथम स्वर मिलकर वह नया स्वर बनाते हैं, नया विकार इसमें आ जाता है और ये बन जाता है त्रा, छात्रावास। समझ आया? इसी तरह से तो हमने दूसरा शब्द लिया था, उसे ले लेते हैं, हिम धन आलय। हिम धन आलय, ठीक है। हिम धन आलय क्या हो रहा है कि म, कौन सा स्वर आ रहा है म में? म क्या है? व्यंजन है और म में अ का स्वर आ रहा है, ही म, ठीक है। तो ही म हो गया और उसके बाद ये दोनों मिलकर फिर से नया शब्द बनाएंगे आ, तो क्या हो जाएगा? हिमा। क्या हो जाएगा? हिमा, और ये यहाँ पर जोड़ देंगे लय, हिमालय, ठीक है, हिमालय, हिमालय। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? एग्जाम्पल से आपने देखा कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द वर्ण मिलकर आपस में क्या करते हैं? इतने पास पास आ कि उनको अलग उच्चारण करना अब नहीं हो पाता है। यानी कि हम जैसे छात्र धन आवास, छात्र आवास नहीं बोलेंगे, छात्र आवास नहीं बोलेंगे, बल्कि दोनों को साथ में बोलेंगे छात्रावास, ठीक है। इसी तरह से हिमालय, हिम घन आलय, हिमालय, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लेंगे आगे, मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, त का उच्चारण करेंगे, कौन सी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है।
और यहाँ से फिर से अ ले लेंगे क्योंकि जब शब्द का प्रथम वर्ण अ ही है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं आ। तो क्या हो जाएगा ये मता, म में ता लग गया तो ये हो गया मता नुसार। ठीक है, मता नुसार। तो देखिए यहाँ पर आपका हम कह सकते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उच्चारण की उच्चारण के गुण से पास पास आ जाते हैं, से पास पास आ जाते हैं, उनका अलग उच्चारण करना संभव नहीं हो, संभव नहीं हो पा। ठीक है, क्या होता है कि ये उच्चारण की दृष्टि से इतने ज्यादा पास पास आ जाते हैं कि इनको अलग उच्चारण करना जो है संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, मतार, मतार प्रथम शब्द तो दीवार, तो अलग अलग चीजें हमने यहाँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी तक आपको संधि की केवल परिभाषा जो है पर क्लियर होगा। संधि की परिभाषा आपने यहाँ पर क्लियर करी है, तो अब आगे जो है यहाँ पर सबसे पहले संधि के आपको भेद जानने होंगे। तो संधि के जो भेद हैं परिभाषा से आपको, लेकिन एक चीज और यहाँ पर है जो टॉपिक, वो है भेद। संधि विच्छेद, और जहां पर संधि होती है ना वहीं पर संधि विच्छेद भी हमें पढ़ना होता है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम है। तो क्या होता है, संधि द्वारा बने शब्द को अलग अलग करना। संधि द्वारा बने शब्द को अलग अलग करना। ठीक है, बने शब्दों लिखोगे क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं, शब्दों को अलग अलग करना, अलग करना संधि विच्छेद कहलाता। ठीक है, क्या है, संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब देखिए संधि विच्छेद, तो जैसे आपका शब्द है दीपावली, दीपावली,
शब्द का आप करेंगे संधि विच्छेद। जैसे शब्द है आपका गिरीश, का भी आप संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है। शब्द है आपका पुस्तकालय, ठीक है। अगला शब्द है आपका राम अवतार, ठीक है। तो इन सबको क्या करना है आपने, संधि विच्छेद करना है। तो क्या करेंगे, दीप धन अवली, अलग अलग करना, ठीक है। गिरी धन ईश, ठीक है। इसी तरह से पुस्तक धन आलय, इस तरह से राम धन अवतार, ठीक है। तो संधि क्या होती है ये मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि संधि का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है मेल। क्या होता है, मेल, ठीक है। संधि का जो सामान्य रूप से अर्थ है वो है मेल, यानी कि ज्वाइनिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है, मेल करना या ज्वाइनिंग करना। तो जैसे मैंने यहाँ पर काफी चीजें आपको बताई कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्णों का मेल करते हैं, ठीक है। कई शब्द मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम वर्णों को जोड़ते हैं। और उसके बाद देखिए हमने संधि की परिभाषा यहाँ पर बताई कि दो वर्णों के मेल संधि कहलाता है। और देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने देखे और उन उदाहरणों से, उन एग्जाम्पल से हमें पता चला कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण से उच्चारण की दृष्टि से पास पास आ जाते हैं, उच्चारण की दृष्टि से मतानुसार। अब देखिए अगर आप इसको उच्चारित कर रहे हैं आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये दो अलग अलग जो है शब्द हैं। ऐसा लगता है कि एक है ता, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है अलग वर्ण है, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि एक ही वर्ण है, ठीक है। तो इतने पास आ जाते हैं उच्चारण की दृष्टि से कि उनका अलग अलग उच्चारण हो पाता है और इसीलिए इसको हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं संधि के। और उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया है यहाँ पर जो एक टॉपिक है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है, संधि से बने शब्द यानी कि जो आपका संधि से इस तरह से शब्द होते हैं उन शब्दों को उनकी पूर्व अवस्था में लेकर आना, यानी कि बिल्कुल इस तरह से उनको अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। और अब जो है नेक्स्ट वो सबसे हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संधि के भेद। टाइप्स की होती है क्योंकि अगर आप उसके देखेंगे तब आप शायद समझ पाए। तो आज तो आप इसको घर पर एक बार पढ़ें। और अगर आपने पिछले कभी इससे पहले संधि पढ़ी है या आपकी पाठ्य पुस्तिका में है तो आप उसको घर से एक बार पढ़ कर आए। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक है जो स्टार्ट किया है संधि। और मैं आशा करती हूँ कि अभी तक हमने उसमें जितना पढ़ा आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है, अगर आपने नोट डाउन किया है और आपको समझ नहीं आया है तो घर पर एक बार कोशिश करें उसे पढ़ने की और फिर नेक्स्ट सेशन में पूछें कि मैम हमें ये समझ नहीं आया है। वैसे हमने आगे टॉपिक को कंटिन्यू करना ही है क्योंकि इसके बाद ही सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो आने वाला है इस टॉपिक का, यानी कि संधि के भेद। तो आगे आपको चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएंगी क्योंकि हर सेशन में हम पिछला भी रिवाइज करते हैं। लेकिन ये है कि आप इसे नोट डाउन जरूर करें। जब भी आप यहाँ पर कुछ आपको व्याकरण से रिलेटेड कोई चीज कराई जाती है तो उसको नोट जरूर करें ताकि घर पर उसको एक बार रिवाइज कर सकें। तो इस तरह से आज का जो सेशन है वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।